अभी हम जस्ट शेयर करते हैं। ये इस अच्छा शेयर अभी नहीं हुआ है। शेयर हो गया है क्या? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो। जी सर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए बस हम लोग जो पिछला लेक्चर था वहाँ हम लोगों ने बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के डिस्कस किया था, और इसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था एयर रिलेटेड कि किस तरह से एयर पोल्यूशन है, कौन कौन से पोल्यूटेंट है, सोर्सेस क्या है, उसके क्या हेल्थ इम्पैक्ट है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। अब एयर के बाद जो सबसे बड़ा होता है वो है आपका वाटर। वाटर में किस तरह से होता है आप देखेंगे तो पूरा जिस तरह से आप देखिए कि पूरा फिश टाइम हो जाता है, तो आखिर जो है सो ऑक्सीजन डिमांड जो होता है बीओडी वो क्या होता है, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे एयर रिलेटेड। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम लोगों ने देखा था एयर रिलेटेड जो हो गया, तो ये क्या था मेजर इन्वायरमेंटल इशू, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो एयर रिलेटेड था उस पे भी हो गया, और अब हम वाटर रिलेटेड और दूसरा जो है वो है लैंड रिलेटेड, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कोशिश ये हमारी होगी कि चूंकि ये हमारा आखिरी क्लास है तो इसका मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट में जो मैंने आप लोग को बताया था प्रोटोकॉल्स, उस पे भी मेन टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, बाकी वो सारा नोट्स आप लोगों को इसका मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मेजर वाटर रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे तो सबसे सीरियस जो है एयर के बाद आपका वाटर का होता है जो चैलेंज है। इसमें क्या है, वाटर पोल्यूशन है, वाटर स्कार्सिटी है, आप जानते हैं दिल्ली वगैरह में क्या दिक्कत होती है पानी की। उसी तरह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन पंजाब में आया, उसके क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, तो उस पर ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन क्या होता है उसके बारे में। उसी तरह से देखेंगे लॉस ऑफ वेटलैंड से भी आपका वाटर की दिक्कत हो जाती है। तो जो बड़े बड़े वेटलैंड है आप देखिएगा कभी कभी आप अब उससे क्या होता है, लॉस ऑफ वेटलैंड की वजह से फिर आप देखेंगे फ्लडिंग भी होता है। आपने देखा था कि फेमस चेन्नई का जो बाढ़ आया था उसमें बेसिकली जो था वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आया था वो इसलिए था कि जो जो बड़े बड़े झील थे उस पे उसको भर के उस वेटलैंड को भर के उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते, फिर बाद में जब बारिश हुई तो वो सारा बारिश फ्लड के तौर पे हुआ। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, कौन कौन से है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो राइट टू क्लीन एयर, मतलब जो एयर की मतलब जो साफ हवा जो है ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है जिसको यूएन रिकॉग्नाइज करती है। ठीक उसी तरह से यूएन का कहना है एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, यूनाइटेड नेशंस कहता है ये भी एक ह्यूमन राइट्स आपके फंडामेंटल स्पेस है, यानी हर इंसान को यह हक है कि आप साफ पानी पिए। अगर मान लिया आपको साफ पानी नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप इस फंडामेंटल राइट को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये आपका ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। तो ये है, तो इसमें भी देखेंगे कि जिस तरह से आपने देखा तो वाटर रिलेटेड इश्यू से भी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें कौन मेन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें। पहला तो हम लोग देखेंगे वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, इसका डिफिनेशन क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे वो स्टैंडर्ड डिफिनेशन देखेंगे, या तो यूएन का क्या डिफिनेशन है वो देखेंगे, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिफिनेशन है वो देखेंगे, या यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी उसका क्या डिफिनेशन है उस पर हम लोग देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में या और कहीं भी है तो किस तरह से वाटर स्कार्सिटी होते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे कि सर्टेन वाटर स्कार्सिटी फिजिकल होता है, आप जाइए रेगिस्तान में, राजस्थान में चले जाइए या
सहारा सब सहारा अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहाँ पानी की दिक्कत क्या है, फिजिकल है, क्योंकि नेचर ही है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। सर्टेन एरिया में क्या है, इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का मतलब ये हो गया कि आप जैसे बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो बिहार में ज्यादातर 95% गाँव ऐसे हैं जहाँ आपको सेफ पानी नहीं है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में आपको सेफ पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें इस वजह क्या है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि साफ पीने का पानी नहीं है। तो ये हम देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, जैसा कि मैंने बताया था किस तरह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है एक्सेस यूज से। तो ये सारी चीजें देखेंगे क्यों हो रहा है, इसमें भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन जो है, कोई भी वाटर बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलाते हैं, चाहे वो हार्मफुल सब्सटेंसेस इंडस्ट्री से आए, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या है इंसान के लिए, और जो पानी में रहने वाले जानवर है, चाहे वो मछली हो या जो भी हो, उसके लिए खतरनाक हो, उसको हम क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट, जो भी इंसान उसको मिलाता है। और ये जो होता है कि कई तरह के सोर्सेस हैं, जैसे कि इसमें मुख्य आपका जो मेन केमिकल होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, एल्गी होगा, ये सारी चीजें। उसी तरह से सर्टेन मटेरियल्स भी होगा, जैसे कि आप देखते हैं सेडिमेंट वगैरह होता है, मकान का मलबा गिराया सेडिमेंट हो गया, तो ये क्या है, फिजिकल है। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कोई भी चीज जो है जो वाटर के उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करता हो, उसको हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशन। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या कहते हैं, उसके हिसाब से क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है polluted water is water whose composition has been changed to extent unusable, यानी उसको हम यूज नहीं कर सकते उस पानी को, उसको हम कहेंगे। इसमें दूसरे शब्दों में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि टॉक्सिक वाटर कैन नॉट बी ड्रंक और यूज्ड फॉर एसेंशियल पर्पसेस, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, और कोई भी इस तरह से एग्रीकल्चर का हो या कोई भी हो, इस तरह से। अब हम देखेंगे तो इस पॉल्यूशन से बहुत सारे बीमारी होते हैं, जैसे कि डायरिया देखेंगे, कोलेरा है, डिसेंट्री है, टाइफाइड आपका होता है, पोलियोमाइटिस होता है, जिसके वजह से सालाना वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में 5 लाख लोग मर जाते हैं, 500,000 पीपल डाई एवरी, इसको मरता है। तो ये आपका वाटर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे जिस तरह से देखा था एयर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन का सोर्सेस क्या क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है देखेंगे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, जैसे आप देखते हैं कि यमुना सबसे गंदी पड़ती है। वजह यह है कि यमुना के किनारे बड़े बड़े शहर है, आगरा है, दिल्ली है, और आप देखेंगे उसके किनारे बड़े बड़े शहर, वहाँ इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, और उसके जो वेस्ट वाटर आता है जिसमें आपको केमिकल्स होता है, हैवी मेटल्स होता है, केमिकल्स, हैवी मेटल्स और अदर पॉल्यूटेड होता है, इससे रिवर और वाटर वे जो है आपको पॉल्यूटेड हो जाता है। दूसरा चीज है एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ ये कहते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजर्स हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, एनिमल वेस्ट हुआ, ये जैसे आप उसको फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, ये सारे केमिकल्स आ रहे हैं। उसी तरह से आप जो एग्रीकल्चर में करते हैं, एनिमल मर जाता है, उस एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आप पानी में बहा देते हैं, उसके बॉडीज, वाटर बॉडीज में, और इससे क्या होता है, वाटर बॉडी नदी में जुड़ता है और फिर ये नदी पॉल्यूटेड हो जाती है। उसी तरह से हम देखेंगे सुएज डिस्चार्ज। अब जैसे बड़े बड़े शहर है, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली है, ये तो एक इंडस्ट्रीज है, लेकिन दूसरा क्या है, अर्बन जो डिस्चार्ज सुएज करता है, मतलब जो आपका नाला होता है, आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में किस तरह से नाला सिस्टम बना हुआ है, जब बारिश आती है तो किस तरह से होता है, तो आप जानते ही हैं। तो इसको अगर उसमें तो अब बहुत सारे शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया गया है, लेकिन अगर इसको ट्रीटेड नहीं सही से किया गया या पार्शियली ट्रीटेड किया गया, तो फिर क्या होता है, इसके अंदर आपको बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस होता है जो वाटर को कंटामिनेट कर देता है। खास करके अभी आपने देखा होगा कुंभ के बारे में बताया गया था, कितना गंदा पानी था कि उसको नहाने लायक नहीं था, पीने का तो बात छोड़िए, नहाने लायक नहीं था, कितना उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। तो ये सारी चीजें आपका स्वेज डिस्चार्ज है। उसी तरह से अर्बन रन ऑफ, अर्बन रन ऑफ का मतलब ये हो गया कि जैसे आप स्टॉर्म वाटर, बारिश हो गई जम के, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रीट में, पार्किंग में, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें
ऑयल होते हैं, ग्रीस होते हैं, लिटर्स, सारी चीजें मिल जाती है। आपने देखा होगा, अब जैसे हम ही लोग महरौली से जब आते थे जामिया की तरफ, तो जिस दिन जम के बारिश होती थी तो पूरा महरौली गुड़गांव वाला रोड जो है आप देखेंगे पूरा पानी से भरा हुआ होता था, उसके अंदर गाड़ियां चल रही है, बस है, ये सारी चीजें। अब वो बस में क्या होगा, उसका ग्रीस, उसका तेल, ये सारी चीजें क्या होगी, पानी में मिलेगी, और फाइनली वही रन ऑफ कहाँ जाएगा, जमुना नदी में जाएगा। तो इस तरह से वो, तो इसको अर्बन रन ऑफ कहा जाता है। तो इसको एक सिंपल तरीके से इस वजह से इस तरह से सोर्सेस होते हैं। तो दो तरह के सोर्सेस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर कंटामिनेशन या वाटर पोल्यूशन के कितने सोर्सेस हैं, तो दो तरह के सोर्स होते हैं, इसको फिर आप अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला नॉन पॉइंट सोर्सेस और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्सेस वो है कि जैसे कि मैंने कहा अर्बन डिस्चार्ज, अर्बन एरिया में, उसी तरह से सबअर्बन एरियाज में, उसी तरह से आप देखिए क्या एग्रीकल्चरल एरिया, एनिमल का आपका फील्ड है, उसी तरह से आप देखिए कि कोई गांव है, गांव से भी आपका जाता है, तो गांव से मिल रहा है, शहर से मिल रहा है, खेतों से जा रहा है, एनिमल रन ऑफ हो रहा है, ये सारी चीज को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि एक से नहीं जा रहा, कई खेतों से जा रहा है, शहर में एक घर से नहीं जा रहा है, हजारों घर है, अब उस हजारों घर से रन ऑफ हो रहा है, तो एक पॉइंट आप नहीं देते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन पॉइंट सोर्सेस। दूसरा क्या होता है, आप देखेंगे पॉइंट सोर्सेस, जैसे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक पॉइंट होता है, उसमें जो भी डिस्चार्ज होता है वो सीधा नदी में होता है। उसी तरह से आप देखेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, अब वहां से वेस्ट वाटर ट्रीट होता है और जो गंदगी रहती है फिर वो साइड में मिला दिया जाता है। तो इस तरह से इसको क्या क्या कहेंगे, पॉइंट सोर्सेस। तो दो तरह से हो गए, पॉइंट सोर्सेस और नॉन पॉइंट सोर्सेस। तो कभी कभी ऐसा पूछ देगा आपको कि अर्बन डिस्चार्ज, इस तरह से आपको दे देगा कि रूरल जो होम होता है उसके डिस्चार्ज, उसी तरह से एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ये सारा चीज देने के बाद आपसे ये पूछेगा कि इसमें से कौन पॉइंट है कौन नॉन पॉइंट है। हो सकता है आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दे दे, हो सकता है आपको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री दे दे या इंडस्ट्रियल सेक्टर दे दे जहाँ इंडस्ट्री है एक कोई भी, तो उस तरह से। तो फिर आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइंट सोर्सेस और पॉइंट सोर्सेस। तो ये आप इस फिगर से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे आप देखते हैं, ये तो रहा सोर्सेस की बात करते करिए, कितने सोर्सेस है पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन जो होते हैं तो ये सोर्स हो गया। अब ये सोर्स से जो आते हैं वो क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं। तो उस पॉल्यूटेंट के कितने टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसके केमिकल्स होते हैं, फिजिकल्स होते हैं, बायोलॉजिकल्स होते हैं। केमिकल्स मतलब जो सर्टेन टाइप का केमिकल्स आपने रन ऑफ में किया वो हो गया। बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो आपका जानवर का बॉडी सारा उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए वो हो गया, तो वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया। उसी तरह से हम देखेंगे तो फिजिकल, जैसे कि मकान कहीं बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां मिट्टी और वो सारी चीजें आप ले लिया, तो क्या था, फिजिकल था। तो इसको भी हम देखेंगे केमिकल्स। तो केमिकल्स में क्या क्या है आपका, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जैसे कि मैंने पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैवी मेटल, ये आपको होता है केमिकल्स। दूसरा हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकता है। ये सब बेसिकली आपका जो नाला होता है स्वेट वहां से होता है या अदर सोर्सेस से आता है, जो आपको क्या करता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस आपको पैदा करता है। इस वाटर बॉर्न डिजीजेस की बात कही गई थी, तकरीबन आप देखेंगे तो 5 लाख जो है जो सालाना मरता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तीसरा है फिजिकल। जैसे कि मैंने बताया फिजिकल्स क्या है आपका, फिजिकल्स में हीट है, मतलब सेडिमेंट है, जो आपको मैंने बताया कि अर्बन एरिया में आप जाएंगे तो ये सेडिमेंट, उसी तरह से हीट, जिसको हीट डिस्चार्ज करते हैं। होता क्या है, ये हीट पॉल्यूशन या इसको थर्मल पॉल्यूशन बोला जाता है। ये होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। थर्मल पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन कहते हैं कि जैसे अचानक कोई बड़ा फैक्ट्री है, वहां जाके काफी गर्म पानी होता है, उस काफी गर्म, आप समझिए उस पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो सीधा आप नदी में फेंक देते हैं।
और जैसे नदी का देखते हैं वो गर्म पानी होता है, जिससे जो है सो एक्वेटिक लाइफ जो है वो आपको मर जाता है, उसका किलिंग हो जाता है। ये बात सारी चीजें, तो ये सारी चीजें भी आपको अल्टर करता है वाटर। तो टाइप ऑफ पॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। अब इस पॉल्यूशन इन वाटर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होगा, इंसानों पे क्या होगा, हमारे पर्यावरण पर, हमारे इन्वायरमेंट पे उस पर क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम को ये कैसे डैमेज करेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ में जैसे कि मैंने बताया कि इससे वाटर बॉर्न डिजीज आपको, यानी पानी से होने वाली बीमारियां जो होती है वो होगा। इसी तरह से आपको पॉइजनिंग हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आपका हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती है। उसी तरह से इकोसिस्टम, ये पूरे तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये पहले तक एक इकोसिस्टम था, यहाँ मछलियां थी, सब थी, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस अचानक खत्म इंडस्ट्रियल काफी गर्म हो गया, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे तो इसमें क्या होगी, बहुत सारी मछलियां मर गई। अब मछलियां मर गई तो आपने जो फिगर में देखा है तो पूरा पत्ता हुआ नजर आएगी। इससे क्या होगा कि वो पूरा सिस्टम से हो सकता है एक स्पेसिफिक आ हो, तो आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था ये पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका प्लांट, फिश और अदर ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर वो एकदम जो पहले नदी, आज से अगर आपने देखा होगा पुराना फिगर में, तो यमुना काफी साफ होती, काफी अच्छा होता था जब तक इतना नहीं हुआ था। आज से अगर 100 साल पहले का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो, लेकिन अब देखिए यमुना कितना गंदा हो गया। उसका क्या है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था वो पूरी तरह से, तो ये सारी चीजें। दूसरा देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये तो हेल्थ हो गया, इकोसिस्टम, उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो। जैसे कि आप देखेंगे फिशरीज का वैल्यू, अब पहले जो मछलियां होती थी तो एक्वेटिक इकोसिस्टम ठीक होगा तो आपको कई तरह के स्पीशीज की मछलियां मिलेंगी आपको। अब सारे मछली खत्म हो गए घर में, तो फिर जो मछुआरे थे तो उससे डिपेंडेंट था, उसका दिक्कत होगी। उसी तरह से रिक्रिएशन एरिया, आप जाते थे नदी के किनारे, आप बहुत अच्छा हवा, हवा लेते थे। आप देखिएगा पुराने टाइम का, पुरानी मूवी से कितना शानदार लगता है नदी के किनारे लोग जाके। लेकिन अब क्या है, इतना पॉल्यूटेड है कि आप जा ही नहीं सकते हो, रिक्रिएशन की तो बात ही छोड़। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर, तो ये सारी चीजें थी जो इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन है। आगे हम लोग इसी पे देखते हैं। तो वाटर स्कार्सिटी की बात, ये तो वाटर पॉल्यूशन का हो गया कि आपको साफ पानी नहीं मिलता, पॉल्यूटेड पानी मिलता है। तो हम लोगों ने देखा वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या ये थे, सोर्सेस क्या थे, वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट क्या क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या क्या है, ये सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि आज पूरा इकोलॉजी इन्वायरमेंट जितना है आपका वो पूरा ये कर दे। तो चलिए वाटर स्कार्सिटी पे हम लोग बात करते हैं। तो वाटर स्कार्सिटी क्या है? तो बेसिकली वाटर स्कार्सिटी अगर हम देखें तो लैक ऑफ सफिशिएंट फ्रेश वाटर, जैसे कि हमने बताया कि अभी पोल्यूटेड वाटर है, आपको पीने लायक ही पानी नहीं है, काम करने लायक ही पानी नहीं है। इसका मतलब आपको साफ पानी चाहिए, साफ पानी की कमी है। जो कमी है वही है, यानी कि वाटर का डिमांड क्या है, वो जो वाटर के सप्लाई है अवेलेबल है उससे ज्यादा हो जाए। यानी डिमांड है आपका, सपोज कीजिए डिमांड है 1000 क्यूबिक मीटर पानी का, और आपको मिल रहा है 500 क्यूबिक मीटर पानी, तो फिर आपको पानी की दिक्कत हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए यूनिसेफ ने इसका डेफिनेशन दिया। जैसे कि मैंने हमेशा बताया जो यूएन और यूएन से रिलेटेड एजेंसी है उसका क्या डेफिनेशन है, उसको इसलिए थोड़ा हमको टाइम लगा इसमें, लेकिन हमने वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिया है, यूएन के रिपोर्ट से लिया। तो यूनिसेफ कहता है कि वाटर स्कार्सिटी एग्जिस्ट वेयर डिमांड ऑफ वाटर एक्सीड सप्लाई, वेयर अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज अप्रोचिंग और हैव एक्सीड टू सस्टेनेबल लिमिट। जो सस्टेनेबल लिमिट है उसके बाहर चला जाता है। वाटर स्कार्सिटी आइदर भी फिजिकल और इकोनॉमिक, जैसा कि मैंने बताया ये जो स्कार्सिटी होता है वो फिजिकल भी होता है और इकोनॉमिक भी होता है। यानी फिजिकल मतलब आप सहारा में चले जाइए या सब सहारा में चले जाइए तो वहां आपको फिजिकल है, वहां बारिश नहीं होती है, कुछ भी है। दूसरा आप चले जाइए, इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, यहाँ क्या है, बंगाल ले लीजिए, यहाँ आपको
साफ पानी गाँव में नहीं मिलता है, वजह वजह इकोनॉमिक है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो आप पानी साफ करते हैं, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, वाटर लेवल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पानी आपको साफ नहीं है। तो ये यूनिसेफ का डिफिनेशन है। उसी तरह से हम देखेंगे एक और डिफिनेशन था उसी के अंदर, यूनिसेफ के अंदर ही डिफिनेशन था, ये भी आप लोग हो सकते हैं, इस तरह का डिफिनेशन आए तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी, एक तो नॉर्मल वाटर स्कार्सिटी है जहाँ मतलब आपका कम ये डिमांड, तो उसमें डिमांड में जैसे कि मैंने बताया कि अगर 1000 है और आपको 500 ही मिलता है तो है, लेकिन अगर एक्सट्रीम होता है तो वो 500 से भी कम हो जाता है, यानी 500 क्यूबिक मीटर, 500 क्यूबिक मीटर, उससे भी पर पर्सन पर ईयर में कम। जो 500 क्यूबिक से भी कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम। तो पहले तो मैंने बताया आपका 1000 था, अब ये 500 से नीचे चलती है, तो ये है। तो इस मैट्रिक को डेवलप किया गया है, इसको ग्लोबल एवरेज पे अप्लाई किया जाता है। जब आप कोई यूएन का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए हम हमेशा करते हैं कि आपको पूरा मेहनत कीजिए, कोई भी अच्छे टीचर से गाइड कीजिएगा तो टीचर मेहनत करके आपको, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बड़ा कोई नोट्स लिया और कुछ सीधा कर दिया, नहीं, आप यूएन रिपोर्ट पर आप अगर आ रहा है तो उसको अपडेट करके पढ़ो, और जब तक कोई फैकल्टी आपको उस तरह से पढ़ के नहीं देगा तो फिर आप कितनी चीज पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है। तो इसीलिए टीचर को भी मेहनत करना पड़ता है आप लोगों को। तो चलिए मैं ये बता दूं कि ये एक्सटेंट था, इसमें डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर का ये बताया है। तो ये इस तरह से का जो होता है, यानी 500 क्यूबिक से कम हो जाता है तो इसका मतलब वो एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वाटर स्ट्रेस भी सुने होंगे। जो टर्मिनोलॉजी है हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज डिस्कस हो वाटर से रिलेटेड, जो भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज है वो सारे से रिलेटेड। तो वाटर स्ट्रेस क्या, तो एक तो हमने देखा वाटर स्कार्सिटी, और वाटर स्ट्रेस क्या है, आउटकम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। यानी वाटर स्कार्सिटी तो है कि आपको मान लिया 100,000 क्यूबिक है, उसी पर आपको वो आपको स्कार्सिटी है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, उसके लिए क्या होगा, झगड़ा होगा आप में, हम में, नहीं हमको चाहिए पानी, हमको चाहिए पानी। आप शहर में देखते हो झगड़ा हो जाता है। जब आप बस्तियों में जाएंगे, खास करके अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप धनसवा चले जाइए, बवाना साइड में चले जाइए, जहाँ पहले वो लोग पहले जमुना किनारे रहते थे, लेकिन उनको डिस्प्लेस करके धनसवा बवाना भेज दिया गया। अब वहां आप देखेंगे तो वो लोग को पानी नहीं आता है। पानी जैसे ही आता है तो आपने देखा होगा कि टैंकर आता है, टैंकर के पास लड़ाई शुरू। तो ये क्या है, ये तो लड़ाई हो रहा है, ये जो आउटकम हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये वाटर स्कार्सिटी की तरफ से की वजह से हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर स्ट्रेस। तो ये बेसिकली हम देखेंगे, इसमें बेसिकली होता है कि क्वालिटी और एसेसिबिलिटी दोनों की दिक्कत हो, क्वालिटी भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। तो ये आप देखेंगे इससे क्या होता है, सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि इसको लेकर के आपको हेल्थ डिजीज होता है, कि मतलब जो लोकल लेवल पे होता है, हो सकता है वो स्टेट लेवल पे भी वाटर का प्रॉब्लम होता है, झगड़ा होता है। आपने देखा होगा कि कावेरी जल विवाद कितना दिन तक चला, नहीं है आप लोग। उसी तरह से आप देखेंगे तो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वाटर की। ये सारी चीजें जो होती है ये वाटर स्ट्रेस। तो चलिए आई होप के समझ होंगे। अब देखेंगे टू मेन टाइप ऑफ द वाटर स्कार्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो मेन टाइप होता है, पहला फिजिकल और दूसरा इकोनॉमिक। तो पहला हमने देखा फिजिकल वाटर स्कार्सिटी और इकोनॉमिकल, इसको भी हम लोग फिजिकल और ठीक है, इसको हम देखते हैं कुछ। इसमें फिजिकल में जैसा कि मैंने बताया कि अकर्स इनफ वाटर अवेलेबल टू मीट ऑल द डिमांड, इसके पास इतना पानी नहीं रहता है, नॉट इनफ वाटर जो उसके डिमांड को पूरा कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि जैसे फिजिकली जहां पानी नहीं होता, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि आपको सब सहारन अफ्रीकन में या इंडिया में भी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जब जाते हैं और इस एरिया में जो वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जब जाते हैं तो वो एरिया आपको वाटर स्कार्सिटी वाला एरिया, जहाँ रेनफॉल, मतलब इसको आप इस तरह से समझिए, फिजिकल स्कार्सिटी ये कि एक बैंक है उसमें आप नोट जमा कर, आपने जमा किया कितना रुपया, 10,000 रुपया, और आपने
निकाल लिया ज्यादा तो निकाल नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है 10,000 ही निकाल सकते, और फिर आपने जमा नहीं किया 10,000 तो जीरो बैलेंस रहेगा ना। तो वैसे है कि अगर आपने किसी भी एरिया में आपने 500 क्यूबिक या 1000 क्यूबिक मीटर पानी है आपका, और उस पानी को आपने खर्च कर दिया पूरा का पूरा, तो पानी तो बचा नहीं आपका, तो ये जो नहीं बचेगा तो स्कार्सिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप निकालते ज्यादा है और रिचार्ज कम, तो रिचार्ज कम होगा तो क्या होगा, वो वाटर स्कार्सिटी। तो इस तरह का जो वाटर स्कार्सिटी है वो फिजिकल वाटर स्कार्सिटी आपको होगी। उसी तरह से देखेंगे हम लोग तो इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक में क्या होता है कि आपके पास वाटर तो इनफ है, काफी है अवेलेबल, लेकिन उसको आप क्या आपके कम्युनिटी के पास रिसोर्स नहीं है तो उसको सही तरीके से उसको साफ करके अच्छा करके या उसके पास मिले, जैसे उसको एसेस करने का आपके पास नहीं है, स्टोर करने का नहीं है, रिट्रीट का नहीं है, तो आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये सर तो आपको या वही गंदा पानी पीना पड़ेगा, या फिर आपको स्टोर या इसके लिए पैसा नहीं है जो आप सकता है। ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रूरल एरिया है, यहाँ आप देखेंगे कि बगल से आपको नदी जाती है, तो आप उतना पैसा नहीं है आपको कि आप वाटर डिलीवरी या ये सारी चीजें कर सकते। जानते हैं कि रूरल एरिया पानी होते हुए लोग वाटर डिजीज से बहुत दूर बढ़ते हैं। अब तो खैर बहुत हद तक जो आपने देखा कि यूनिसेफ वगैरह ऐसे इन लोगों का काम बहुत गाँव में हुआ है, तो जिससे जो सिचुएशन है वो सुधरा है। लेकिन आप देखेंगे आगे हम लोग वो पढ़ाई प्रोटोकॉल वगैरह, तो 1970s का दौर ऐसा था कि जिसमें बहुत बड़े बड़े महामारी आती और जिससे पूरा गांव का गांव बन जाता था, साफ हो जाता था, वो आजाद नहीं रहते थे। तो ये भी है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक स्कार्सिटी। उसी तरह से कुछ की फैक्ट था जो यूनिसेफ के रिपोर्ट में था, जो आप लोगों को लिए काफी इम्पोर्टेंट था, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको देखिए। तो इसमें है पूरे वर्ल्ड का देखेंगे तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो वाटर स्कार्सिटी है पूरे दुनिया, ठीक है, जिसमें उसको कम से कम 1 महीना पानी पीने में दिक्कत होती है, एटलीस्ट 1 हर साल। उसी तरह से पूरे दुनिया का 2 बिलियन पीपल यानी 2 अरब आबादी जो है वो ऐसे कंट्री में रह रहा है जहां पानी का सप्लाई पर्याप्त नहीं है, इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये उसी तरह से थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे तो पूरे दुनिया के आधा पॉपुलेशन यानी तकरीबन 4 बिलियन आबादी जो है वो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां वाटर स्कार्सिटी होगा, और ये 2025 तक है। यानी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी पूरे दुनिया में जो यूएन के आंकड़े हैं उसके मुताबिक आप देखेंगे, यूनिसेफ के आंकड़े के मुताबिक कि वर्ल्ड का जो है अब पॉपुलेशन 4 बिलियन जो है पॉपुलेशन इस तरह से। उसी तरह से हम देखेंगे 700 मिलियन यानी 70 करोड़ लोग आप देखेंगे, तो 70 करोड़ लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड होता है, मतलब होगा कब 2020-30 तक वाटर की वजह से, यानी इंटेंस वाटर स्कार्सिटी, ये आ गया, ठीक है। तो उसी तरह से देखेंगे उसके बाद एक और है जो भी इंपॉर्टेंट है, 2024 तक ये जो रिपोर्ट आया था वाटर वाला वो रिपोर्ट है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये पॉइंट। 1 in 4 children worldwide will be live in the area of high stress, extremely high। तो मैंने बताया था कि 500 क्यूबिक मीटर से भी अगर कम हो गया तो एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस एरिया है, तो वो तकरीबन 4 में से 1 बच्चा, यानी समझिए कि 25% ऐसा हो जाएगा 2040 तक ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये आपको ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, तो हमको लगा कि आप लोग को जानना चाहिए, ये रिपोर्ट पे था। और अक्सर इस तरह का यूपीएससी हो या जामिया हासिल हो, रिपोर्ट के सेम इसी तरह के टर्म्स आपको पूछते हैं, इसी में से कुछ वो आंकड़े गलत कर सकते हैं या कुछ सेंटेंस वो आपको गलत कर देंगे। आप सोचते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट ऑन वाटर स्कार्सिटी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, अब हम लोग देखेंगे कि जो भूजल क्षरण इसको बोलते हैं हिंदी में, यानी जो ग्राउंड वाटर है। अब जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग जो है सब लोग नदी के किनारे नहीं था, हर गांव के पास नदी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या होता है ग्राउंड वाटर पीते हैं। ग्राउंड वाटर आपको पूरे
वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ग्राउंड वाटर डिप्लेशन जो है, बेसिकली ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फास्टर देन इट्स नेचुरली अब्सॉर्ब। तो इसको आप देखेंगे कि नेचर जितना होता है उतना आपको ये नहीं मिलता है। मतलब जितना आप नीचे से ले रहे हैं उतना आ नहीं रहा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया बैंक के डिपॉजिट की तरफ से, ये बैंक डिपॉजिट वाला टर्म जो है ये एक यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक रिपोर्ट आया था, उसको उन्होंने ये टर्म यूज किया था। काफी इंटरेस्टिंग था लोगों को समझाने के लिए कि भाई जिस तरह से आपने बैंक में जितना डिपॉजिट करेंगे उतने पैसा निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं निकाल सकते। जितना पानी आपका ग्राउंड वाटर में जितना आपका होगा उतना ही आपका मिलेगा। तो इसको हम देखेंगे ग्राउंड वाटर में, तो इसके काउजेस क्या क्या है, आप जानते काउजेस क्या क्या है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे अपना इंडिया के संदर्भ में भी देखेंगे, यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो अब देखते हैं कि जैसे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो पंजाब और उस एरिया का काफी नीचे चला गया, ठीक है। मतलब समझिए कि अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, इस तरह से आप देखेंगे। तो इसको देखेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा, यानी पंपिंग आपने कर किया ग्राउंड वाटर को और एटली और फास्टर देन द वाटर, तो ये आपका प्राइमरी काउज है। प्राइमरी काउज आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो अब एग्रीकल्चर को हो रहा है, उसी तरह से इंडस्ट्रीज वाले कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। उसी तरह से देखेंगे रिड्यूस्ड रिचार्ज। अब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से फैक्टर लग, जैसे कार्बनाइजेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया और चेंजेस इन लैंड यूज आपका हो गया, इंडस्ट्रियल, ये सारी चीजें। और अब देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश कम हो जा रही है या बारिश ढंग से नहीं हो पा रही है, तो ये सारी वजह ऐसा है रिचार्ज की नहीं। ठीक उसी तरह से जो बैंक में आपने 1000 लिया था और 1000 रुपया खर्च कर दिया, उसके बाद आपके पास आमदनी आ ही नहीं रहा था, आपका जीरो बैलेंस है, और बैंक वाले क्या कर रहे हैं, उस पे से भी आपका इंटरेस्ट लगाते लगाते माइनस नेगेटिव पे, तो वो दिक्कत होगा। तो यही रिड्यूस रिचार्ज, अब रिचार्ज ही नहीं हो रहा है वो, तो इसके वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल एक्विफर है वो उसका वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो काउजेस था ये, और देखते हैं और क्या काउजेस है। तो इसके काउजेस जो ये था, तो इसके इफेक्ट क्या था। अब पानी आ नहीं रहा, पानी को एक्सप्लॉइट ज्यादा हम कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर की बात अगर हम करें तो फिर क्या होगा, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। पहले जहां अगर आप देखेंगे बिहार में किसी जगह पे कोई गांव है वहां 100 फीट पे आ रहा था, तो अब 150 फीट का आपको करना पड़ेगा, तब आएगा पानी नीचे, मतलब उतना नीचे चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो लोअरिंग द वाटर टेबल, वाटर टेबल उसको बोलते हैं, तो जो वाटर का टेबल होता है वो नीचे चला जाता है। दूसरा चीज जो होता है इसमें रिडक्शन ऑफ सरफेस वाटर। अब जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर का मतलब हो गया नदी, झील, ये सारी चीजें। अब ये सरफेस वाटर का भी आपका लेवल नीचे चला जाएगा। जैसे सपोज कीजिए अब यहाँ एक झील था इस तरह से, ठीक है, और पहले पानी यहाँ था इस लेवल पे, अब वाटर टेबल यहाँ पे नीचे चला गया, तो अब झील का पानी ये पूरा गायब। तो ये जो पूरा गायब हो गया, तो ये आपको क्या हुआ, सरफेस वाटर का रिडक्शन होगा, ठीक है। ये तो इससे आपको स्ट्रीम, रिवर, लेक्स, ये सारी चीजें, स्ट्रीम, रिवर, लेक्स, ये सारे के आपके स्ट्रीम हो जाएंगे, रिवर काफी नीचे हो जाएगा, लेक भी काफी एकदम नीचे हो जाएगा, तो ये सारी चीजें। उसी तरह से देखेंगे लैंड सब्सिडेंस। अब क्या होता है, ये जैसे देखिए ये हमारा लैंड, इस पे आपका घर है या कुछ बना हुआ है, नीचे क्या है, ये वाटर टेबल, ये नीचे ये क्या है आपको वाटर टेबल है। अब क्या होगा कि वाटर टेबल यहाँ पहले ये घर था और ये यहाँ से जा रहा था, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये जगह पूरा खाली, अब ये वाटर टेबल पहले यहाँ था और अब यहाँ आ गया। अब क्या होगा, ये जो खाली जगह होगा तो ये ऊपर वाला जो होगा ध्रांत के नीचे चला जाएगा, तो ये क्या होगा, धस जाएगा, और जैसे धस जाएगा तो वो लैंड सब्सिडेंस होगा अचानक। और ये बहुत सारे एरिया जो है नदी के किनारे आप देखेंगे, ये आपको दिखाई देगा लैंड सब्सिडेंस, कोस्टल एरिया में इस तरह से आपको नजर आएगा। उसी तरह से दूसरा चीज हम देखेंगे, वाटर का क्वालिटी डिग्रेड होगा, यानी जो वाटर का जो आप क्वालिटी पी रहे हैं वो भी डिग्रेड होगा, क्योंकि एक तो नीचे चला गया है काफी, उसमें ज्यादा मात्रा में आपको मिल सकता है, या जो नीचे का नेचुरल है वो सारी चीजें। तो ये ग्राउंड वाटर, उसी तरह से आपका साल्ट वाटर इंफ्यूजन होता है, यानी जैसे समझिए कि ये
अक्सर जो नदी होता है या एक्वाफर होता है फाइनली कहाँ मिलता है, सी में मिलता है। अब ये समुद्र में मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है, और आपका ये लेवल नीचे चला गया, अब समुद्र का पानी इधर चला है उल्टा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साल्ट वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब क्या होता है कि ये जो पूरा मैंने बताया ये झील है, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है कि ये झील ऐसे है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, उस एरिया का पूरा होता है, वो इकोलॉजी क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे डिग्रेड कर जाएगा उस पेड़ सूख जाएगा, वहां का कुछ स्पीसीज गायब, सारा इकोसिस्टम। इसको हम समझाने के लिए एक फिगर है, इससे आपको अच्छा तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वाटर, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर, और नीचे क्या है आपका वाटर। अब क्या है प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश होगी तो बहुत अच्छा होगा, ये आपका रन ऑफ है, ये स्ट्रीम है, ये रिवर है, ये आपका लेक है। अब देखिए इसमें ये जो है सैचुरेटेड, यहाँ आपका वाटर रहता है, इसी से आप वाटर देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ये वाटर टेबल नीचे चला जाएगा तो अब जो झील पहले यहाँ था पानी, अब पानी यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब जैसे ही पानी आएगा तो ये पेड़ पौधे जो तीन को पानी मिल रहा था नहीं मिल रहा है, अब जैसे ही सूख जाएगा ये पूरा तरह से ये तक हो जाएगा, पूरा तरह से वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम के लिए समझाने के लिए मैंने ये दिया था। तो इस तरह से एक आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ग्राउंड वाटर डिप्रेशन जो होता है वो काफी इम्पोर्टेंट है, इसको रोकना चाहिए। तो रोकने के लिए क्या करना है हमको, लैंड रिलेटेड, तो पहले उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको रोकेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है, वो आप कर सकते हैं। उसी तरह से जो अर्बन एरिया है, अर्बन डेवलपमेंट एरिया में जहां जहां भी झील है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। उसमें जितना भी अर्बन एरिया में अनप्लान डेवलप, बहुत सारे आप देखेंगे अर्बन एरिया में पूरा झील को भर गया, पूरा एरिया भर गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया और ये सारी चीजें कर दिया। उससे क्या हुआ कि ऑलरेडी आपके पानी खत्म किया, वो सारा वाटर टेबल नीचे, और अब जो बारिश होगी तो जो पहले वो बैंक की तरह काम करता था आपने बैंक को ही उजाड़ दिया, कहाँ से मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, तो इसको मतलब ये इम्पोर्टेंट। आगे हम देखेंगे लैंड रिलेटेड, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे लैंड रिलेटेड में, तो ये काफी है, जैसे कि लैंड कंपोजिशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, यानी आप जंगल को पूरा काट दें, वहां का खेती बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, जो पानी मतलब जो हमारा मिट्टी है जो एग्रीकल्चर के लायक को डिग्रेड करने का। उसी तरह से देखेंगे लैंड पॉल्यूशन, बड़े बड़े एरिया में आपने लैंडफिल बनाने, आप जाएंगे दिल्ली के आसपास तो गाजीपुर के एरिया है, उधर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा एकदम फलसवा में चले जाइए तो एक कूड़े का पहाड़ है। अब उस एरिया के पास का लैंड इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है तो वहां पे आप घर भी नहीं बना सकते, तो इसको कहते हैं लैंड पॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज का, लैंड पॉल्यूशन और सॉइल डिग्रेडेशन, ये दो चीज को आप देखते हैं। तो लैंड पॉल्यूशन जिसको सॉइल कंटामिनेशन भी कहते हैं, ये बेसिकली अर्थ का जो सरफेस है इम्प्रॉपर डिस्पोजल और एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, चाहे वो ग्राउंड में हो, एयर में हो या वाटर, किसी भी तरह से हो, तो उसको हम लोग लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। जो लैंड मेन कॉजेस क्या है लैंड पॉल्यूशन का, इसको भी हम लोग देख लें। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्री जो है टॉक्सिक वेस्ट रिलीज करती है और इसको क्या करता है, इसका जो भी बाय प्रोडक्ट होता है उसको ग्राउंड वाटर या सॉइल में सीधे करना किया जाता है। तो एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। दूसरा एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो आप लैंड में एग्रीकल्चर बनाते हैं वहां आप पावर पेस्टिसाइड देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ये सारी चीजें जो देते हैं ये भी आपको ग्राउंड वाटर। इसीलिए जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उससे धीरे धीरे सीख करके लोग कहाँ जा रहे हैं, नया तरह का, जैसे पर्माकल्चर की बात है, पर्माकल्चर भी मेरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, पर्माकल्चर भी मैंने पूरा वीडियो बना के दिया है किस तरह से करना है। यानी उसमें आप सिस्टम को डैमेज नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो उसमें आपका एग्रीकल्चर का मतलब सॉइल का हेल्थ भी बना रहेगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी होगी। कोई एक क्रॉप में नहीं कई क्रॉप उसमें किया जाए, तो वो भी आप देखेंगे। तो ये जो होता है एग्रीकल्चरल केमिकल्स, नो केमिकल, जिस तरह से ऑर्गेनिक में नो केमिकल यूज, लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है कि अब
एक या दो फसल पे करते हैं। और पर्माकल्चर में क्या है कि आप कई तरह के फ्रूट फसल सब एक साथ करें, एक छोटा सा इकोसिस्टम आप बना रहे हो। तो ये एग्रीकल्चर केमिकल्स होता है। उसी तरह से देखेंगे इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, उसी तरह से माइनिंग, अर्बनाइजेशन, जो वेस्ट है उसको सही तरीके से डिस्पोजल नहीं किया, छोड़ दिया ले जाके गाजीपुर में या बलसपा में जाके वहां भरना भरते रहो, कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। कोई भी सरकार आ जाए, आप दिल्ली में आप देखते कोई भी सरकार आ जाए, कोई किसी के पास कोई प्लांट का ट्रीटमेंट नहीं। जब तक आप यही जाएंगे फॉरेन में, जर्मनी में या बड़े बड़े शहर में जाएंगे तो पूरा एक वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा ट्रीटमेंट का आता है, वो ट्रीटमेंट यहाँ नहीं लगाएगा। चलो सरकार इन चीजों को, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इस चीजों पर खर्च नहीं करेगी, खर्च करेगी अपने असली चीज, असली मुद्दे को नहीं करेगी। उसी तरह से माइनिंग है, माइनिंग ऑपरेशन में भी आपका लैंड डिग्रेड होता है। उसी तरह से अर्बनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया अर्बनाइजेशन के चक्कर में क्या है, लैंड माफिया से क्या होता है, बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज है जी देखो पूरा भर दिया और बिल्डिंग बना दी। उससे क्या हुआ कि उस एरिया का पूरा जो सिस्टम था पहले वो पूरी तरह से। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं पुणे के, पुणे में आप जाएंगे, पुणे एरिया में कुछ छोटे छोटे पहाड़ियां होंगी, आज से तकरीबन समझिए 2005 या 2006-8 के टाइम, उस टाइम पर पुणे में इतनी गर्मी नहीं पड़ती। हम लोग रहे हुए लोग जब यहाँ से गए दिल्ली से या नॉर्थ इंडिया से, तो हमारे पूछते थे भाई यहाँ तो गर्मी पड़ती ही नहीं है, लेकिन अब ये हाल है पुणे में भी इतनी गर्मी पड़ती है कि एसी सब लगाना। वजह यह है कि अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन किया। बड़े बड़े जो पहाड़ी थे, आप जाएंगे उधर चित्तौड़गढ़ की तरफ, पहले पूरा वैसे पहाड़ होता था, सबको तोड़ ताड़ को बड़ा करके और वहाँ बिल्डिंग बना दिया गया। तो ये सारी चीजें जो थी, इसकी वजह से इससे भी आपका लैंड का प्रॉपर आपका पोल्यूशन। तो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये तो लैंड पोल्यूशन की बात हमने करी, अब इसका इफेक्ट की बात करें। तो डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, पहला काम तो ये होगा कि आपका जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। सॉइल जो पहले कई स्पीसीज के पौधे उगते थे वो नहीं आपके हो पाएंगे आप। उसी तरह से देखेंगे वे वाटर पॉल्यूशन, अब जो ग्राउंड वाटर था वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने आपने कंटामिनेशन हो जाएगा। अब हेल्थ रिस्क भी हो जाएगा। अब कंटामिनेटेड सॉइल पे जाके कोई एनिमल है, ह्यूमन है, आप वही साइड में जाके आप कसरत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कंटामिनेटेड सॉइल आपके हाथ में लग गया, गंदा हो गया, उससे खुदा न खास्ता आप छूलिए तो इसी को बॉडी के पार्ट को, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आपका हेल्थ रिस्क भी होता है। और साथ ही साथ उस एरिया का इकोलॉजिकल भी सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि पहले जो कई स्पीसीज के प्लांट थे जो हेल्दी सॉइल में होते थे, अब पॉल्यूटेड सॉइल में नहीं हो पाएंगे। अब नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा, एक इकोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी वजह से होता है। अब हम लोग देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन की बात। ये तो हम पूरे लैंड की बात करें चार वाली, ये सॉइल डिग्रेडेशन जो मिट्टी होता है, सॉइल के बारे में भी स्पेसिफिक वीडियो हमारा वो आप देखिएगा, सॉइल के बारे में होता है, ये सारी चीजें हमने दिया है। आज हमने वो आपको दिया, आपको पूरा वो नोट्स प्रोवाइड किया, उसमें मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में मैंने सारा चीज को डिस्कस किया आपको। तो सॉइल डिग्रेडेशन की बात हम लोग करें तो सॉइल डिग्रेडेशन जो है ये डिक्लाइन द सॉइल क्वालिटी, यानी इसमें आपका जो बायोटिक कंपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा, फिजिकल केमिकल ये सारी चीजें जो है सॉइल का वो पूरा चेंज हो जाएगा। उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, उसकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, और फिर आपका जो क्रॉप है वो अल्टीमेटली जब क्रॉप फेलियर होगा तो आपको बाहर से ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से खाना पड़ेगा, क्रॉप के दाम काफी बढ़ेंगे, महंगाई देश में काफी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो होगा सॉइल डिग्रेडेशन। उसी तरह से आप देखेंगे टाइप ऑफ डिग्रेडेशन, तो फिजिकल डिग्रेडेशन, केमिकल डिग्रेडेशन और बायोलॉजिकल। फिजिकल डिग्रेडेशन होता है कि लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर जो आपका इरोजन से हो सकता है। उसी तरह से सरफेस सीलिंग जो आपका है इरोजन, ये देखते हैं वाटर वगैरह से जो पानी है। उसी तरह से केमिकल में है उसका पीएच वैल्यू जो वो बढ़ रहा है, या तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा या ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगा, यानी वो सैलिनिटी उसमें बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस हो जाएगा, ये सारी चीजें। उसी तरह से हम देखेंगे तो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जिससे ऑर्गेनिक मैटर है। आप जानते हैं जो सॉइल होता है उसका ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि मैक्रोबियल जो क्वालिटी होता है उसके चेंजेस, तो आपका ये बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है। अब आप देखेंगे तो रिपोर्ट आया था इसके सॉइल डिग्रेडेशन पे, तो ये बताया गया है कि सालाना पूरे वर्ल्ड में सालाना 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चर सॉइल लॉस ग्लोबल प्रोडक्ट सॉइल डिग्रेडेशन एवरी ईयर। हर साल जो एक तेजी से आपका डिग्रेड होगा पूरे वर्ल्ड। अब सोचिए कि इस तरह से डिग्रेड हो रहा है, वर्ल्ड का कंपटीशन बढ़ेगा ही, जितना भी आपको तो आपको खाना चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, तो फिर क्या होगा, वर्ल्ड स्ट्रेस हो जाएगा। और जब वर्ल्ड स्ट्रेस में जाएगा तो क्या होगा, नेता लोग क्या करेंगे, इसका हल नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपको राष्ट्रभक्त बताएंगे, एक दूसरे पर टीचर उछालेंगे और फाइनली देख रहे हैं रसिया का जो वार हो लड़ाई करेंगे, ताकि आपका ध्यान इन मुद्दों से भटक के द्वार की तरफ हो। तो उसके वजह से क्या होगा कि आप देखेंगे अल्टीमेटली आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण देखेंगे तो यही इंसानों को बेसिक चीज नहीं मिल रहे थे, बेसिक चीज से ध्यान हटाने के लिए हिटलर ने वैसा काम करके दिया, यही इसका कारण। तो कोई भी आप करें ये यही वजह है इसका कारण, जबकि असली कारण जो है, असली जो ये है, इस पे कोई ध्यान नहीं, चाहे वो यूएन का रिपोर्ट, देखिए हमेशा वाटर पे रिपोर्ट आता है, लैंड पे रिपोर्ट आता है, एयर पे रिपोर्ट आता है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसमें कोई भी सीरियस नहीं, इसको लगता है यार ये रिसर्चर है, इनके पास कोई काम है नहीं, तो ये लोग रिसर्च करके वैसे ही अपना पैसा कमाते हैं, फंड आया जो करना होता है। लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं, हकीकत में ये अगर आपने सुधरेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को क्या दे। तो चलिए इस सब के लिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इस सब के लिए पूरी दुनिया को एक होना होता है, और पूरी दुनिया जब एक होता है तो क्या होता है, प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट। चलिए इसको हम आपको, चूंकि आज हम कोशिश करेंगे आप लोग इसको कंटिन्यू करें प्रोटोकॉल्स वाले को। हेलो, आप लोगों से पूछ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप लोग कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। हेलो हेलो, ओके करें हम लोग नेक्स्ट, आप लोग तैयार है? हेलो, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। यस सर, ठीक है, चलिए आपने एक मैंने देख लिया, चलिए मैं अभी अभी शेयर करता हूँ, अभी जल्दी जल्दी इस पे भी हम कोशिश करके कॉल पे कर। ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ये शेयर हो गया आप लोगों को, प्रोटोकॉल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, ये आपका आ रहा है रिस्पॉन्स, तो देख लेते हैं। ओके ठीक है, तो ठीक है, चलिए अभी आ गया, शेयर हो गया है। ये थोड़ा गूगल जो रहता है ना, इसमें पता नहीं चलता है, उसको भी पता चलता है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे दो तीन चीज। तो व्हाट आर द मेजर कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। ये थोड़ा काफी लंबा चल सकता है, लेकिन देखेंगे, कोशिश हम करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इसको कर दे, चूंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और तनवीर सर ने कहा था कि पूरा इसको कर दीजिए, नहीं तो इन्वायरमेंट में एक क्लास और होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस एंड प्रोटोकॉल। इसको आप लोग देखेंगे, कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं, कन्वेंशन किसको कहते हैं, प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, तो पहला हम देखेंगे कि बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और प्रोटोकॉल, यानी जब ज्यादा रिसर्च हुआ तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियन थे डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के, उनको लगा, खास करके जब वो पॉलिटिशियन सत्ता में आए या सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट बने, तो पढ़े लिखे। नॉर्मली आप देखेंगे तो चाहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री और यहाँ कोई भी एजुकेशन तो क्राइटेरिया होता नहीं है जो ऊपर जाने के लिए, जाहिल आदमी भी ऊपर बैठ जाता है तो उसको तो सिर्फ कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चीजें थी, तो इसको सबसे पहले इन सब के लिए 1970 से शुरू हुआ ये सारी चीजें। तो पहला हम देखेंगे, डिफरेंस समझना होगा कि कन्वेंशन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी चीज हुआ, जैसे कि
रिसर्च आया, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, तो लगा कि नहीं शायद ये मुद्दा एकदम सीरियस है जो इन्वायरमेंट को लेकर के है। तब इसके लिए क्या होता है कि फॉर्मल तौर पे, औपचारिक रूप से सभी लोग स्टेट के या जो भी एक्सपर्ट वो जमा होते हैं कंसल्टिंग टुगेदर, और ये निगोशिएशन करते हैं। और एक कोई भी एक थीम होता है, ओनली ब्रोड थीम, कोई भी एक थीम होता है, उस थीम पे करेंगे और फाइनली ये एस्टेब्लिश करेंगे कि फर्दर इस पे आगे क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट। और जब ये तय कर दिया जाएगा कि भाई ये मुद्दे हो गए हमारे, तो फिर आगे हम लोग फिर उसको कहेंगे कॉन्वेंशन। तो कॉन्वेंशन क्या होता है कि फॉर्मुलेट बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड, जो उस में हमने जो कॉन्फ्रेंस में किया था और हम लोगों को सहमति हो गई थी, यहाँ साहब एयर के मुद्दे में लड़ेंगे, वाटर के मुद्दे, ये मुद्दे हो, ठीक है। अब इन मुद्दों को जब एक्सेप्ट हो गया, तब आप उस पे एक जो हमारा वो उस पे एक फ्रेमवर्क हम तैयार, अच्छा वो फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा तो वो कन्वेंशन का वो फ्रेमवर्क। और उस फ्रेमवर्क को अगर हमने फ्रेमवर्क कर दिया, अब उस फ्रेमवर्क को हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल में तब्दील हुआ। कैसे? जब इसमें सिग्नेचर हो जाएगा, यानी कन्वेंशन जो हो गया फाइनल, उस पर हमने सिग्नेचर और सिग्नेचर कर दिया, तो अब क्या है, ये लीगल हो गया। उससे पहले तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, है ना। अब बातचीत करने के बाद जब ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल तो मोटे तौर पे हम लोग समझिए प्रोटोकॉल क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है। आगे हम लोग चलते हैं। तो रामसर कन्वेंशन सबसे पहला है 1972। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वेटलैंड पे है। तो ये बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम, उसके बाद दूसरा है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से कन्वेंशन ऑफ ट्रेड, जिसको साइट्स बोलते हैं, 1973, फिर बोन कन्वेंशन 1979, नैरोबी डिक्लेरेशन 1982। उसी तरह से हम देखेंगे वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर 1982 में हुआ था। उसी तरह से वियना कन्वेंशन ऑन ओजोन, जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करी थी 1987, उससे 2 साल पहले वियना कन्वेंशन हुआ था। उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने बताया कन्वेंशन होगा, उसके सारी सहमति बनेगी, फिर सिग्नेचर होगा तो प्रोटोकॉल हो गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसी तरह से हम लोग देखेंगे हेलसिंकी डिक्लेरेशन ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ये भी ओजोन से था कि अब 2 साल में देखा कि भाई क्या है, तो क्या डिक्लेरेशन होता है। उसी तरह से हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट हुआ, जिसको 2017 इसको किगाली एक्ट कहा जाता है, इसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे। उसी तरह से सबसे जो मेजर हिस्टोरिकल कन्वेंशन हुआ था समझिए इन्वायरमेंट को लेकर, वो अर्थ समिट था 1992। ये बहुत बड़ा समिट था, जिसको हम उसके बाद जो हम लोग देखेंगे अर्थ समिट के बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी लैंडमार्क है, इसको भी हम लोग जानेंगे। इससे अक्सर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है कि आर्टिकल 6 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 4 क्या है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, उसमें कौन कौन से क्या है, ये सारी चीज पे आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये डिस्कस कर लें। यूएन कन्वेंशन ऑफ डिजर्टिफिकेशन हुआ था 1994 में, जो सब सहारन एरिया है उसका तेजी से डिजर्टिफिकेशन हो रहा था, तो उस पर ये हुआ था। और इस पे ग्रेट ग्रीन वॉल की कॉन्सेप्ट आया था, जिसको हमने अपने चैनल पे पूरा एक वीडियो ही दिया, ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है साउथ अफ्रीका का। उसी तरह से ओस्लो प्रोटोकॉल भी देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसी तरह से रोटेंडम कन्वेंशन है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी पे था 2000 का। उसी तरह से निगोया प्रोटोकॉल है, ये बेनिफिट ऑफ शेयरिंग है खासकर से बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। उसी तरह से वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से हम देखेंगे तो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, यानी प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होता है का। उसी तरह से यूएन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, उसमें भी था। उसी तरह से मिनीमाटा कॉन्फ्रेंस जो मरकरी वाला है वो था। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन इतना हम आपको नोट्स में सारे मिल जाएंगे, हम दे देंगे, लेकिन आज चंद जो कुछ है उसको जरूर मतलब डिस्कस करना चाहिए, ताकि आप लोगों को फिर लास्ट में क्वेश्चन भी अगर पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड पे था, आप लोग जानते ही हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का बात है, इस चीज की बात करता है वाइज यूज, यानी इसको सही तरीके से यूज किया जाए। और ये पहला इस तरह का कन्वेंशन था दुनिया का। तो इसमें हम देखेंगे ये रामसर कन्वेंशन जो था ये फोर्स में आया 1975, ठीक है। यूनेस्को जो था इसका डिपोजिटरी का मतलब ये हो गया कि वो जो भी रिपोर्ट आया, जो भी कन्वेंशन किया, वो सारा चीज का ये देखने का
इन्होंने किया होगा। तो इसका नेगोशिएशन अब देखिए रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो इसका जो ये बेसिकली आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ग्रांड स्विट्जरलैंड, उसमें हुई है। तो उसका वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ आप लोग बोलना चाह रहे हैं क्या? आपको कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो सर, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी ना? हाँ, इसका पीडीएफ हो जाएगा पूरा। सर आप मतलब तनवीर सर बोल रहे थे कि 6 तारीख को सारा पीडीएफ मिल जाएगी, तो सर 5 तारीख तक, तो आज तो 6 हो गई है, अभी तो कोई पीडीएफ नहीं आई है। ज्योग्राफी आज 5 था, हमने ज्योग्राफी का भेज दिया था 5 का, और जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का हम डेली आपका जो पीपीटी देते हैं पीपीटी तो भेज ही देते हैं, लेकिन इसका एक कंपाइलेशन भी अभी आपको भेज देंगे, पीपीटी भी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो सर हिंदी में भेज देना इसको। अच्छा ठीक है, हिंदी वाले के लिए थोड़ा एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए हम जब इंग्लिश का पूरा कर लिए हैं इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन में हम करके दे देंगे। तो ठीक है सर, एनवायरनमेंट का एमसीक्यू सिविल सर्विसेज विद जकी, सिविल सर्विसेज विद जकी हम जो आपको ये देंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें रामसर के बारे में जान लें, जो आपको बहुत कम जगह मिलेगा ये सारी जानकारी। बहुत तो रामसर साइट जो होता है ना, जैसे आपने देखा कि फुला रामसर साइट शामिल कर लिया गया, और ये 4 जो है इसको 2025 से पहले फरवरी में कर दिया गया। टोटल जो है 89 साइट्स है। तो ये साइट्स के क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से इसको सेलेक्ट किया जाता है, इसके 9 क्राइटेरिया है। तो 9 जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा एक एक नजर देख लेते हैं। तो पहला है कि रेयर और यूनिक एग्जांपल होना चाहिए नेचुरल वेटलैंड के टाइप का, इसका रेयर होना चाहिए और नेचुरल। दूसरा है जो उस स्पीसीज को सपोर्ट करे जो वल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड हो और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि थ्रेटेंड स्पीसीज होना चाहिए। तो तीसरा जो होगा वो ऐसे पॉपुलेशन को करेगा एनिमल का जिसमें उसका जो है इंपॉर्टेंट, यानी उसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए उस स्पीसीज को। तो अगर वो एनिमल का पॉपुलेशन है तो फिर वो क्राइटेरिया 3 आता है। क्राइटेरिया 4 जो है वो ये कहता है कि कोई भी एनिमल और स्पीसीज जो है उसका लाइफ साइकिल इस पे डिपेंडेंट है, जो रिफ्यूज हो, जैसे कि आप देखेंगे कि सर्टेन वेटलैंड है मैंग्रोव एरिया में, वहां उस तरह से। उसी तरह से देखेंगे रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, ये भी जरूरी होना चाहिए। 5वां क्राइटेरिया। 6ठा क्राइटेरिया है इसका कि 1% ऑफ द इंडिविजुअल जो है वाटर बर्ड का आपका इस स्पीसीज के उसका प्रोटेक्टेड होना चाहिए। उसी तरह से हम देखेंगे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिजीनियस फिश स्पीसीज भी होना चाहिए, यानी जिसमें उसके फैमिली को उसके कंट्रीब्यूट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए ये होना चाहिए। 8वां जो है वो है कि कोई भी फिश जो है उसका फूड वहां मिलना चाहिए, उसको स्वेपिंग यानी कि उसकी जो ब्रीडिंग एरिया है वो ग्राउंड होना चाहिए, और ये माइग्रेशन का पाथ उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होना था। और 9वां और लास्ट क्राइटेरिया जो 9th है 1% ऑफ द आपको नॉन एवियन एरिया। ये तो 1% जो था एवियन था, वो वाटर बर्ड्स की बात हम लोग कर रहे थे, और नॉन एवियन का मतलब हो गया, एवियन का मतलब होता है उड़ने वाला पक्षी वगैरह होता है उसको एवियन। तो ये 9 क्राइटेरिया है। अब आपको इंटरेस्टिंग साइट्स जो ये है जो रामसर है, ये रामसर ईरान में है, और ईरान के आप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में है जो आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी का सबसे साउदर्न बॉर्डर है, वहां ये वेटलैंड एरिया। तो ये रामसर जो कन्वेंशन हुआ था 1971 में, इसके बारे में कुछ चीजें और आप जान लीजिए। तो उस वक्त ईरान का एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, उसका नाम था इस्कंदर फिरोज। तो उन्होंने इसमें काफी रोल प्ले किया है इस कन्वेंशन को बनाने में, और उन्होंने इसीलिए इसको चुना। और ये रामसर एरिया जो ये बहुत बड़ा वेटलैंड है, तो इसमें कुछ एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ये बेसिकली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है उसके बारे में ये हमेशा उस पर निगरानी रखता है कि भैया मतलब 49 है इंडिया, तो 49 में ऐसा कोई रामसर साइट तो नहीं है जिसमें सरकार या कोई लोग उस पर इंक्रोच कर रहा है या ये कर रहा है।
तो उस तरह से अगर कोई खतरा है उसको, तो फिर उस पर ये स्पेशल फोकस करते हैं और उसको उसको फिर रिस्टोर करते हैं। तो इंडिया में हम देखेंगे तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वैसे तो 89 है, 2 रामसर साइट्स है, 2 कौन कौन है, केलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और लोकतक, ये दोनों जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। यानी इसमें सरकार का जो है या जो एरिया के लोकल लोग हैं इसमें मतलब प्रॉब्लम किए हुआ, इसको रिस्टोर फिर से किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे तो उसी तरह से इससे पहले चिल्का लेक भी था इसमें। तो चिल्का लेक जो था ये आप देखेंगे चिल्का लेक, लेकिन चिल्का लेक था तो, लेकिन इसको फिर से हटा लिया गया। क्यों? क्योंकि इसको रिस्टोर कर दिया गया। यानी वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये देखता है कि भैया ये अगर हो रहा है और इसमें इसको फिर से ठीक कर दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं ठीक किया तो वो रिकॉर्ड में रहेगा और निगरानी में रहेगा इसके रामसर। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हुआ। अब रामसर साइट इन इंडिया, जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्वेंशन जो हुआ था ये फरवरी 1982 में हुआ था और इसको हम देखेंगे तो इसमें टोटल जो है 89 साइट्स वेटलैंड में 35 मिलियन हेक्टेयर से, और इसमें इंडिया जो है वो थर्ड है, एशिया का टॉप है वो थर्ड है। नंबर 1 पर यूके है, नंबर 2 पे मैक्सिको है। कुछ चीज और है जो आप लोग को रामसर साइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसमें है पहला, जैसा कि फरवरी 2025 तक पूरे वर्ल्ड में 2531 रामसर साइट जो था वो पूरे वर्ल्ड में था, जिसको 2.6 मिलियन किलोमीटर। उसी तरह से हम देखेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट प्रोटेक्टेड एरिया का, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। उसी तरह से देखेंगे लार्जेस्ट एरिया, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया जो वेटलैंड के अंदर है वो है ब्राजील। कौन से कंट्री में? ब्राजील में। 2,67,000 स्क्वायर किलोमीटर नंबर 1 पर, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे तो फर्स्ट साइट, यानी कि जैसे मैंने बताया था रामसर में ये कन्वेंशन हुआ, उसके बाद इसको लिस्टेड किया गया दुनिया का पहला साइट था, ये भी जानना जरूरी है। तो फर्स्ट साइट जो है वो है कोलबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया, ये याद, ठीक है। ये कब किया गया था? 1974 में इसको लिस्टेड किया गया। लार्जेस्ट साइट क्या कहते हैं, सबसे बड़ा साइट कौन सा है? ये जो है वो है आपको रियो नीग्रो। अभी जो वर्ल्ड का वेटलैंड और इसके बारे में जब हमने जिक्र किया था आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था रियो नीग्रो के बारे में। हमारे चैनल पे आप जाएंगे जो मैंने आप लोगों को बताया सिविल सर्विसेज, उस पर रियो नीग्रो को मैप के साथ मैंने बताया है। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट है रामसर साइट। उसके बाद दूसरा जो है वो है निगरी टुम्बा मेडोम्बे, ये बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका का है। ये 65,696 स्क्वायर किलोमीटर। उसी तरह से थर्ड जो है क्वीन मड गल्फ कनाडा में 62,782 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये लार्जेस्ट साइट है आपका रामसर साइट का, ये सभी ये कई कम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखेंगे यूनाइटेड नेशंस स्टॉकहोम हुआ था, ये जून में हुआ था, 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 5 to 16 जून। और यही 5 जून को हम लोग आज 5 जून आप लोगों को पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, इसीलिए क्योंकि ये कॉन्वेंशन हुआ था। तो इस कॉन्वेंशन में भी हम देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन हुआ था इंटरनेशनल इसके बारे में। इसमें 26 प्रिंसिपल्स लिए गए थे, वो हम थोड़ा सा ब्रीफ दे रहे हैं, अब टाइम नहीं है तो देखते हैं। फिर भी इसमें आपको इससे क्या क्या चीज हुआ, यूएनईपी का वजूद इसी से हुआ, इस कॉन्वेंशन से। इसका आप देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में हुआ था। उसी तरह से देखेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था ये पहला इन्वायरमेंटल रिपोर्ट पर इतने बड़े पैमाने पे हुआ था, और ये इंडिया भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट था। उस वक्त की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी, और उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो है इन्वायरमेंट को भी फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा था। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो
इसमें आप देखेंगे कि ये तो फंडामेंटल राइट्स में इसमें जोड़ा गया कि फंडामेंटल राइट फ्रीडम इक्वलिटी, ये उसी तरह से। और इसमें दिया गया था कि इंसान की खुद जिम्मेदारी है। इंडिया की बात हम देखें तो ये देखिए इसमें जो मैंने बताया कि इसको 15 दिसंबर 2072 को इसको किया गया और 5 जून को जो है वो हुआ। और अभी जो होगा 2025 में जो अभी जो आज वर्ल्ड पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट डे था, तो आज का जो थीम था, यानी आज की बात हम करें तो इंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी इस बार का जो था वो प्लास्टिक पॉल्यूशन का था। तो हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या, 5 सब जानते हैं, तो थीम है ग्लोबल इंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसी तरह से देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है सो इन्वायरमेंट को हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद नहीं थी, और उसके बाद 42 अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1976 में। उसी तरह से हम देखेंगे तो साइट्स है, इसमें बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज का हुआ था, और IUCN उस वक्त जो था तो इसमें ये जो किया था। IUCN का जो शुरुआती दौर में नाम था उसको कहते थे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये 1948 में हुआ था, और 1956 में इसका नाम IUCN, ठीक है, और ये हुआ था 1948। अब आप देखेंगे 1945 से लेके 48, 49, 50 तक में सारे ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोग को ये सारी चीजें होती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजों को इसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। उसी तरह से देखेंगे फाइनली जो है इसको 3 मार्च मतलब जो 3 मार्च और 1 जुलाई 1975 को इसको किया गया था। तो इसमें बस ये सारी इंडिया की बात हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया भी इसका कन्वेंशन का मेंबर बना था 1976। तो आगे हम लोग देखते हैं, बस अब थोड़ा सा बच्चा नैरोबी डिक्लेरेशन का था। तो हुआ क्या कि 1972 उसके 10 साल के बाद 1982 उसके 10 साल के बाद 1992 अर्थ समिट, तो नैरोबी समिट, ये सारे इंपॉर्टेंट समिट्स है। ये आपको हम नोट्स दे देंगे, लेकिन इसमें जो मेन चीज है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड चार्टर भी 82 में बना था, उसी में किया गया था। ये बेसिकली जो उसी का 10वीं एनिवर्सरी था 1972 का उसमें, और इसमें कहा गया था कंजर्वेशन बाय व्हिच ऑल ह्यूमन कंडक्ट एम्पैथी गाइडेड नेचर, यानी इसको गाइड किया जाएगा। और ये तो उसी तरह से हम देखेंगे रिस्पेक्ट आपको नेचर को करना है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी देखनी है, जितने भी अर्थ का ये है वो सारी चीजें आपको यूनिक एरिया है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखना पड़ता है। उसी तरह से इस चार्टर के बारे में उसी तरह से इसका ये बताया गया था ऑप्टिमम यूज, उसी तरह से ये बताया गया था कि भाई देखिए कि जो कोई भी नेचर है उसको आप वारफेयर या होस्टाइल एक्टिविटी से डिग्रेड नहीं कर सकते। ये चार्टर था, यूनिवर्सल चार्टर था। यानी अगर आप इजराइल देखते कितना बम गजा में गिरा गया, कितना इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ, मासूम को तो मौत करिए माहिर है। अभी कोई देश, 2 देश यूक्रेन और रूस को इतना ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज हुआ, हमने पढ़ाया भी था जो हमारा रिवर वर्ल्ड रिवर वाले पे देखिएगा तो उसमें बताया कैसे कंटामिनेशन हो गया, न्यूक्लियर कंटामिनेटेड हो गया रिवर। तो इस तरह से आ रहे तो ये सारी चीजें। उसी तरह से हम देखेंगे तो उसी तरह से बटलैंड कमीशन इसी पे हुआ था, और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे हुआ था। ये सारी चीजें है, बस हम एक अर्थ समिट के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी बता देते हैं। ये 3 जून से 14 जून 1992 को हुआ था। तो ये सारी चीजें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और नैरोबी डिक्लेरेशन के बाद जैसा कि मैंने कहा 1992 को ये हुआ था, इसको रियो डिक्लेरेशन आया था। तो ये उसी सब का एक कड़ी में से था, और इसको अर्थ समिट इसलिए कहा जाता है इसमें तकरीबन 150 वैसे देखा जाए तो पूरा डेलीगेट्स 179 डेलीगेट्स कंट्री से आए थे, और 150 से ज्यादा कंट्री के स्टेट हेड मौजूद थे, जिसको उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, और जो इंडिया के डेलीगेट्स को लीड कर रहे थे मतलब हेड ऑफ द स्टेट थे नरसिम्हा राव, और जो चेयर थे डेलीगेशन में रियो में, और जो हमारे देश को इसको टीम को इंडिया की तरफ से जो एक्सपर्ट टीम गई थी, और जो मंत्री लोग टीम के उसको जो लीड कर रहे थे उसका नाम था कमलनाथ। कमलनाथ को आप लोग जानते हैं यूपी की मध्य प्रदेश के, तो वो उनको लीड कर रहे थे। ये बहुत बड़ा समिट था अर्थ समिट। तो इसमें देखेंगे बिगेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसको पार्लियामेंट ऑफ द प्लेनेट भी कहा जाता है, इसीलिए कुछ पॉइंट था इसलिए इसको
डिस्कस कर देते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे तो इसके 5 डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं। रियो डिक्लेरेशन होता है, ये सब हम आपको दे देंगे। एजेंडा 21 है, उसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट्री है, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिससे यूएनएफसीसी बना, यानी इसी से आपका यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज पे बना, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी सीबीटी जो कहा जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे तो मोस्ट आप देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल कौन कौन प्रोटोकॉल है, तो 6 प्रोटोकॉल है जो आपको एकदम जानना चाहिए। बस ये हो गया बस लास्ट, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि जो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, लंदन प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल है, ये स्वीडन का शहर था गोटेनबर्ग। क्योटो आप जानते हैं जापान, लंदन इंग्लैंड और मॉन्ट्रियल वगैरह। उसमें कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, नोयोगा प्रोटोकॉल था। ये 6 प्रोटोकॉल है, इसको हमने यहाँ डिस्कस किया है कि क्या क्या था। इसमें ओजोन के बारे में, मॉन्ट्रियल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किया है। अच्छा, ये किगाली इसी में जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हम देखें ये, तो इसमें जो था, जो हमने बताया था कि जो ओडीएस का जो एलिमिनेट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, यानी ओजोन डिप्रेशन, तो उसका अल्टरनेटिव दिया गया था एचएफसी यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें कार्बन था, ये भी ग्रीन हाउस गैस था, तो इसको अमेंडमेंट किया गया 2017 में और 2016 में, और किगाली अमेंडमेंट इसको कहा जाता है, जिससे इस पे भी आप बताया गया कि इसको भी हटा दिया जाए क्योंकि तो इससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। उसका लंदन प्रोटोकॉल बेसिकली ये जो था वो मरीन में पोल्यूशन, जो समुद्री पोल्यूशन है, उसके लिए ये प्रोटोकॉल था। उसी तरह से हम देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं, जो क्लाइमेट चेंज पे था उस पे था ये, तो ग्रीन हाउस रिडक्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। उसी तरह से इसी में आपका यूएनएफसीसी के बारे में बताया गया था। तो उसी तरह से हम देखेंगे इसमें क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसमें अपनाया गया था। उसी तरह से देखेंगे गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल जो था ये बेसिकली था ग्राउंड लेवल ओजोन। एक तो हमने बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन था, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अगर आपसे ये पूछा जाए ग्राउंड लेवल ओजोन पे, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा गोटेनबर्ग प्रोटोकॉल, ये स्वीडन में हुआ था, दोनों में फर्क है। तो ग्राउंड लेवल पूछे और मिलाने के लिए थे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। उसी तरह से हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्राइमरी थे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये सारी चीजों को रखा है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी पे था, जिसमें लिविंग मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म जो बायो जेनेटिकली जो होता है उससे बचाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का जो मदर जो ये है उसको, ये भी 30 जनवरी को हुआ था। अब हम लोग देखेंगे नोयोगा प्रोटोकॉल जो है ये भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, जिसमें बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है। अभी जो कोरोना आया था तो उसमें भी इस तरह के गए थे, जो वहाँ का जेनेटिक रिसोर्स था पूरे वर्ल्ड वालों ने, या फिर बाद में उसका आप जानते हैं वैक्सीन बना। उसी तरह से नोयोगा प्रोटोकॉल जो हुआ है वो आप देखेंगे ये 2014 बस हो गया लास्ट बचा है। और ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो इसको हम लोग जानते हैं कि 195 पार्टीज था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो यूनिक था, जैसे इसमें पहले जो हम लोग देख रहे थे क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें डेवलप कंट्री पे जोर दिया जाता, इसमें सारे कंट्री हो गए। इसमें जो मेन था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरह से एनडीसीज इसमें दिया गया है। उसी तरह से एम्बिशन मैकेनिज्म है, ये लॉन्ग टर्म गोल दिया गया था। उसी तरह से ग्लोबल स्टेक दिया गया था, ग्लोबल लेवल पे उसको मॉनिटर किया जाएगा। उसी तरह से एडेप्टेशन भी बनाया गया था, इनहांस ट्रांसपेरेंसी भी होगा। तो ये सारी चीजें थी, बस हो गया। और ये आर्टिकल्स है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल जो है वो कोड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का वो है। दूसरा आर्टिकल में जो एम्बिशियस रखा जाएगा एनसीडी, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो आर्टिकल 4 में है। उसी तरह से आर्टिकल 5 जो है वो बेसिकली जो है इनहांस कार्बन सिंक की बात कर रहा है, किस तरह से करेंगे आरडीडी से, मतलब रिड्यूस इमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। उसी तरह से आर्टिकल 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूछा इस बार भी यूपीएससी में पूछा आर्टिकल 6,
मैंने पहले ही यूपीएससी से पहले ही मैंने अपने बच्चे को अपने इसमें बताया था, उससे वही क्वेश्चन इस बार आया था। तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उसमें ये बेसिकली आर्टिकल 6 में कार्बन मार्केट की बात कर रहा है। तो आर्टिकल फर्स्ट में है कार्बन मार्केट जो है वो ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम का है। 6.4 जो है वो बेसिकली मैकेनिज्म, जिसको एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म पेरिस एग्रीमेंट PACM की बात कर रहा है। थर्ड थिंग जो है इसमें आर्टिकल 6 जो है वो नॉन मार्केट अप्रोच। अब नॉन मार्केट अप्रोच क्या है कि आप कार्बन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्बन को कैसे सिंक किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सपर्टीज दे रहे हैं, इसको नॉन कार्बन की बात कही गई है। इसी तरह से आर्टिकल 13 को इनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क है और विड्रॉ फ्रॉम एग्रीमेंट, यानी कि पहला 13 आर्टिकल ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि कभी हाँ हमने कर लिया, नहीं। अगर आपको नेट जीरो करना है, 50 पे करना है तो 50 बोलिए, 70 पे करना है 70 बोलिए। तो ये है। उसी तरह से आर्टिकल 28 की बात अगर हम लोग करें तो यही से अमेरिका जो विड्रॉ करता है, आप देखो ट्रम्प आया विड्रॉ कर दिया है, तो आर्टिकल 28 दिया गया है कि आप एग्रीमेंट से विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये आपको इसमें अधिकार दिया गया है, ऐसा नहीं है आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। तो आई होप कि ये सारी चीजें थी, तो हमने कोशिश कर दिया। थैंक्स। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, देखिए ऐसा है कि पढ़ाने वाला थक नहीं रहा, लेकिन पढ़ने वाला थक जाता है। बहुत तकलीफ की बात है। देखो पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग जिस मिशन पर निकले हो ना, वो बहुत टफ है। मतलब बहुत टफ नहीं कहते, टफ है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही पेशेंस में रहना है, आपको त्याग करना है। सारी रंग रलियां, आपको मनोरंजन, सेलिब्रेशन सबको दरकिनार रखो। 2 साल अपने आप को झोंक दो जिंदगी पे, उसके बाद जिंदगी भर आपके आमने सामने लोग झूमेंगे। ठीक है, सही बात है। सर ने 2 सेशन को आज एक साथ क्लब किया बिकॉज ऑफ माय स्पेशल रिक्वेस्ट। क्योंकि और एक चीज और, आज जो सर ने एनवायरनमेंट पढ़ाया है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता देता हूँ, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके जामिया आरसी में आ रहे हैं। सर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में जो भी पढ़ाते हैं उसमें प्री में कितने क्वेश्चन आए हैं जगीर सर आपके? हाँ आए थे, तीन तो आए थे, हमने तो बाद में बताया भी था। पिछले बार जामिया आरसीएम में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से, इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन थे ओवरऑल आपके? ओवरऑल ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से 3 या 4 क्वेश्चन, हाँ। मतलब 3 और ये तो 5 या 6 थे, 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन थे सर का डायरेक्ट। और 5 आज का जो क्वेश्चन था ना, टायरिंग था, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक स्पेशल हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारे तरफ से, तुम हम लोग मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है। और मैं इस चीज में मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ कि आपके 300 रुपये ले लिए और आपको बाय बाय कर दिया। मेरा मकसद 300 रुपये लेने का ये था कि आप में वो सीरियसनेस आए, आप में ये लगे कि चलो हमने कुछ तो दिया, हमें क्लास करनी जरूरी है। क्योंकि फ्री की कोई भी चीजें उसकी इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते हैं, यही रीजन है। और ये सर इन्होंने मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट से आज एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया बिकॉज ऑफ वी आर रनिंग ऑन। सर ये पीपीटी बच्चों को शेयर कर देंगे हम लोग। अभी हम भेज देते हैं, थोड़ा खाना खा के आते हैं, भेज देते हैं आप। हाँ सर, ज्योग्राफी सर एक क्वेश्चन था, एनवायरनमेंट का जितना लेक्चर है सबको कंबाइंड करके इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे देगा। अच्छा ठीक है, पहले तो अभी हम इसको कंबाइंड खाना खाने के बाद करके और इंग्लिश वाला तुरंत भेज देते हैं, और हो सकता है कल शाम तक हम हिंदी में भेज। बिल्कुल। और जितने बच्चे अभी तक हैं 70 बच्चे, उनको सबको मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग कामयाब रहें, क्योंकि आप लोग अभी तक 11:15 बजे तक कंसिस्टेंट रहे कि यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, विच मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस, यू ऑल आर ऑनेस्ट। आप जो करने जा रहे हैं आपको पता रहना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमको हमारा मकसद क्या है। ऑनेस्ट, ईमानदार बनना है, दुनिया के दिखावे के लिए नहीं, ठीक है। आप मतलब परस्त बनो, सेल्फिश बनो, काम निकालो, कहाँ से क्या निकालना है, कैसे करना है, कॉल करो, पूछो, सब चीज करो, वॉट एवर आपको करना है। एवरीथिंग इज फेयर इन, वो कहते हैं ना, लव एंड वार। बट हम ये कहेंगे पढ़ाई में हर चीज जायज है, हर चीज कर सकते हो। यस सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जकी सर एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ बोलिए। सर आपने अभी बोला था ना कि आपने वो रिवर कंटेमिनेशन पढ़ाया है, वो कहाँ पढ़ाया है सर आपने? अच्छा, रिवर कंटेमिनेशन जो पढ़ाया है, जो इस बार जो वर्ल्ड रिवर लेक्स का हमारा वीडियो हमारे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको पूरा, ठीक है। वो रशिया यूक्रेन वाला ना जो आप बता रहे थे? हाँ हाँ, उसमें मैंने मैप पे भी दिखाया है यूक्रेन और रशिया का कहाँ है, बेलारूस के पास एरिया है। तो ये सब जो करंट रहता है ना, तो वो बहुत जरूरी होता है।
तो चलिए हम विदा लेते हैं, Thank you, लोग sir. खाने पे बुला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thanks everyone. Thank you. Love you all.